बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 15 करेंगे जिसका नाम है पृथ्वी पर जीवन। इस चैप्टर के विषय में थोड़ा सा मैंने आपको कल भी बताया था। पृथ्वी पर जीवन जिसका मतलब यहाँ पर जहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं उनके विषय में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैव मंडल पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर की वायु, जल, स्थल, मिट्टी और शैल युक्त जीवनदायी परत को जैव मंडल कहते हैं। इसका अर्थ है पृथ्वी पर जहाँ पर वायु पाई जाती है 30 किलोमीटर के अंदर, और जल पाया जाता है, स्थल पाया जाता है, धरती और मिट्टी और चट्टानें जहाँ पाई जाती हैं, उन चट्टानों के बीच में जहाँ जीव जंतु मिलते हैं उसे हम जैव मंडल कहते हैं। क्योंकि अलग अलग तरह के जीव जंतु अलग अलग तरह की जगहों पर रहते हैं। जैसे जल में रहने वाले जीव जंतु, स्थल भागों में रहने वाले जीव जंतु और कुछ जीव जंतु जो वायु में पाए जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी और चट्टानों के अंदर भी जीव पाए जाते हैं। तो इन जीव जहाँ जहाँ ये जीव पाए जाते हैं उसको हम जैव मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी जो आपस में मिलकर जैव मंडल बनाते हैं, पर्यावरण के दूसरे मंडलों, वायुमंडल तथा स्थल मंडल के साथ क्रियाएं करते हैं। जो जीव जंतु हैं जहाँ जहाँ वो पाए जाते हैं वहाँ पर अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने विकास के लिए वो दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं और दूसरों के साथ वो क्रियाएं करते हैं। और पर्यावरण के दो भाग होते हैं, एक तो है भौतिक, दूसरा रासायनिक भाग। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव घटकों को जैव मंडल में शामिल किया जाता है। इसका निर्माण सभी पौधे, जंतुओं, सूक्ष्म प्राणियों तथा उनके चारों ओर के पर्यावरण के पार्श्विक अंतर संबंध से होता है। पृथ्वी का सामान्यतः सभी स्थानों पर जीवन पाया जाता है। जीवधारी समुद्र तल से वायुमंडल में कई किलोमीटर तक, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, बर्फीले जल में, शुष्क घाटियों में, जलमग्न भागों तथा धरातल के नीचे हजारों मीटर तक जो भूमिगत जल पाया जाता है उसमें पाए जाते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो जीव है वो समुद्र तल तक, जहां तक समुद्र का तल है वहां से वायुमंडल, अगर ऊंचाई तक हम जाते हैं, वायुमंडल जो कई किलोमीटर तक है, और विषुववृत्त यानी भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक, और बर्फीले जल में, शुष्क घाटियों में, जलमग्न भागों में, जो जल में डूबे हुए हैं भाग, उनमें, तथा धरातल के नीचे हजारों किलोमीटर तक भूजल में पाए जाते हैं। जैव मंडल और इसके घटक पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। जैव मंडल के दो प्रमुख घटक हैं। पहला है प्राकृतिक घटक जिसे नेचुरल कंपोनेंट्स बोलते हैं। ये इसके अंतर्गत क्या आएगा? वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल सम्मिलित किया जाएगा। और ये जो घटक होते हैं ये वायुमंडल के तत्व जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश, इनके साथ क्रियाएं करते हैं। और जो जैविक घटक होते हैं इनका निर्माण जैव मंडल में पाए जाने वाले जैसे जीव जंतु है और सूक्ष्म जीव तंत्र है, या फिर पेड़ पौधे जैसे पादप जिसे कहा गया है, ये मिट्टी के साथ, वायु के साथ और जल के साथ अपने रहने के लिए और विकास करने के लिए क्रियाएं करते हैं। आगे है, देखिए बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी। अब पारिस्थितिकी क्या होती है? पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जो जीव जंतु अपने लिए घर बनाते हैं उनका अध्ययन करती है। इसे इंग्लिश में इकोलॉजी कहा जाता है। इकोस शब्द और लॉजी शब्द से ये मिलकर बना है, जिसमें इकोस शब्द है उसका अर्थ होता है घर और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान। यानी वो विज्ञान जो घर का अध्ययन करता है उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। इकोलॉजी में मनुष्य, पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं उनके सभी घरों का अध्ययन किया जाता है। किस तरह से
मनुष्य, जीव जंतु अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं। अब ये देख सकते हैं आप कि कुछ जीव जंतु जो है वो पेड़ों की जड़ों में पाए जाते हैं, कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो पेड़ों के ऊपर रहते हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनके लिए हम खुद घर बनाते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, डॉग है। ये सब क्या होते हैं, ये हम खुद पालते हैं, इनको हम इनके लिए प्रॉपर घर शेल्टर बना के रखते हैं इनके लिए, और इनके रहने का, खाने पीने का प्रबंध करते हैं। और कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो बाहर घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी चीज़ को खाते हैं, निर्वाह करते हैं। जो चीज़ें हम उनके लिए छोड़ते हैं, रखते हैं, वो खाते हैं। तो इस तरह से मनुष्य है, मनुष्य अपने लिए घर बनाता है। तो सभी तरह के जो जीव जंतु है वो अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं। कुछ पेड़ों के ऊपर रहते हैं, कुछ नेस्ट बना के रहते हैं, जैसे पक्षी है वो नेस्ट बना के रहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो जीव जंतु हैं उनके अलग अलग घर है, मनुष्य का अलग घर है। तो इस तरह से अलग अलग जो जीव जंतु हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। अब मनुष्य क्या करता है, पेड़ पौधे भी खाता है, पेड़ों पे भी आश्रित है, और वो मांसाहारी भी होता है, तो जीव जंतुओं पे भी आश्रित है। तो इस तरह से शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, तो अपने निर्वाह के लिए दूसरी चीज़ों के ऊपर वो निर्भर भी रहता है। ऐसी और भी जीव जंतु हैं जो दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। और जो पारिस्थितिकी है वो क्या करती है, इन जीव जंतुओं के घरों के विषय में उनका अध्ययन करती है, और उनके किस तरह से उनका जीवन निर्वाह होता है, वो कैसे अपना विकास करते हैं, उसके विषय में अध्ययन करती है। नेक्स्ट है पारितंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र। पारितंत्र एक क्षेत्र के अंदर समस्त प्राकृतिक जीवों तथा तत्वों का योग है। पारितंत्र में विशेष क्षेत्र के विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल तथा वायु से ऐसा अंतर संबंध होता है जिससे ऊर्जा का प्रभाव होता है। वह पोषण श्रृंखलाओं का स्पष्ट रूप से समायोजन होता है। इस तरह से जैसे पारितंत्र के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है, वो उसको खाता है। या जो शाकाहारी पशु पक्षी है, मनुष्य है, वो पेड़ पौधों को खाते हैं। तो पेड़ पौधों के अंदर पाई जाने वाली जो ऊर्जा होती है उसका प्रभाव मनुष्य के अंदर जाता है। तो ऊर्जा प्रभाव होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरह से पोषण श्रृंखलाएं होती हैं जिसे हम फूड चेन कहते हैं। तो एक तरह से फूड चेन बनती है। और नेक्स्ट इसमें एक और बात कही गई है, आवास, जिसे हैबिटेट कहते हैं। पर्यावरण के भौतिक तथा रासायनिक कारकों का योग है। विभिन्न प्रकार के परिस्थिति तथा पर्यावरण में परितंत्र भी विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। हैबिटेट हमारा एक तरह से घर हो गया, आवास हो गया। यहाँ अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे व जीव जंतु विकास क्रम द्वारा उस पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं, यानी हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य अपने घर में रहता है, उसे अपने घर के अंदर रहने की आदत होती है। जो जंगल में पाए जाते हैं, वन में पाए जाते हैं जीव जंतु, वो वन में ही रह सकते हैं, वो कहीं और नहीं। अगर हम उन्हें कहें कि ये हाथी है, चीता, शेर, अगर हम इसे अपने शहर की तरफ ले आए, यहाँ घरों के अंदर यहाँ इधर रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर उन्हें किसी केज में, पिंजरे में या कहीं उन्हें रखना भी पड़ता है तो प्रॉपर उनका एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। उनके लिए बिल्कुल वैसे ही पेड़ पौधे लगाने पड़ते हैं जैसे वो वनों में देखते हैं। आपने देखा होगा जू में ये सारे जो जीव जंतु रखे जाते हैं, उनको उस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है जहाँ जहाँ वो जिस तरह से वो पहले वनों में रहते थे, उसी तरह के पेड़ पौधे वहाँ बनाए जाते हैं। अगर उन्होंने मंकी को रखा है तो वो क्या करता है, उसके लिए भी वैसा ही एनवायरनमेंट, पशु पक्षी और पक्षी रखे हुए हैं तो उनके लिए भी वैसे ही नेस्ट बनाए हुए हैं। उनका खाना भी बिल्कुल उसी तरह से, दाने वगैरह उनके लिए जो वो खाते हैं, तो वो सब चीज़ें उनको दी जाती हैं। अगर उन्होंने डक रखी हुई है तो उसके लिए वो तालाब भी बनाते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग तरीके के जो अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो उनका हैबिटेट कहलाता है, उनका आवास कहलाता है।
और वो उस हैबिटेट में रहने के हैबिचुअल हो जाते हैं, और उसे हम पारिस्थितिक अनुकूलन कहते हैं, यानी इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। अगर वो उस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उसके अनुकूल अपने आप को वो ढाल लेते हैं। अगर ध्रुवों में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उनके बाल लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ठंड होती है। जैसे हम बेयर कहते हैं, पोलर बेयर कहते हैं, तो वो वहां पर रहता है। उसकी अगर हम उसको देखेंगे तो क्या होगा, उसके जो बाल होंगे वो लंबे लंबे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ठंड होती है। तो उनके जो स्किन है वो भी ऐसी मोटी होती है ताकि उनको ठंड ना लग पाए। अब ऊंट जो है वो मरुस्थलीय भागों में पाया जाता है, और उसके शरीर को उसी तरीके से बनाया गया है, वो वैसा ही है। उसके अंदर पानी को स्टोर करने की जगह भी होती है, वो 1 महीने का पानी इकट्ठा पी लेता है, ये भी आप जानते हो। उसके पीठ के ऊपर वो जो ऊंचा भाग होता है उसमें पानी स्टोर हो जाता है। इस तरह से उसके जो पैर हैं वो भी वैसे ही होते हैं जो सैंड के ऊपर चलते हैं ना। तो ये जो जीव जंतु हैं ये बिल्कुल अपने एनवायरनमेंट में जहाँ वो रहते हैं उसके अनुकूल हो जाते हैं, उनके अनुकूल ही बने हुए हैं, तो वो उनका हैबिटेट कहलाएगा। और इस चीज को कहेंगे हम पारिस्थितिक अनुकूलन। पारितंत्र के प्रकार, जैसे मैंने तुम्हें बताया है कि अलग अलग तरह के जीव जंतु अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। जैसे स्थलीय पारितंत्र है, भौतिक दशाओं तथा उनके जैविक समुदायों को स्थलीय पारितंत्र कहते हैं। इसे बायोम में विभक्त किया जाता है। बायोम से क्या मतलब है कि बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति और पेड़ पौधों के समुदाय। अब ये इस बायोम को भी अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है, जैसे वन बायोम, मरुस्थल बायोम, और घास भूमि बायोम, जलीय बायोम, उच्च प्रदेशीय बायोम। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्षेत्र वाला भाग है जहाँ पर जीव जंतु अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, वर्षा, तापमान, आर्द्रता और मिट्टी के इसमें संबंध आते हैं। अलग अलग तरह की तापमान है, अलग अलग तरह की वर्षा है, उसके अनुसार इस बायोम को बांटा गया है। और ये जैसे वन है, वन बायोम क्या होता है, जिस वन में रहने वाले जीव जंतुओं का क्षेत्र। और मरुस्थलीय बायोम, जो मरुस्थलीय भागों में जीव जंतु पाए जाते हैं उनका क्षेत्र। घास भूमि बायोम, जो घास के अंदर जीव जंतु पाए जाते हैं, इसमें हम घास भी ले सकते हैं, इसमें पेड़ पौधे भी आएंगे, खाली जीव जंतु नहीं आएंगे। जैव मंडल में पेड़ पौधे भी आते हैं, क्योंकि वन अलग अलग तरह के वन होते हैं, उसमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। मरुस्थलीय भागों में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे कि वहां पर सूखी झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ, कैक्टस, वो वाले प्लांट्स जिनके अंदर एक मोटी सी परत होती है और उसके अंदर जली सा पदार्थ निकलता है, चिपचिपा सा। क्यों निकलता है, क्योंकि पानी जो है उसके अंदर से कम पानी का यूज होता है, वहां पर सूखी भूमि पाई जाती है, तो वो चिपचिपा पदार्थ उन्हें सूखने नहीं देता। तो इस तरह से घास भूमि बायोम, जहां पर सिर्फ घास के मैदान पाए जाते हैं। और जलीय बायोम, जो जल में पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, जीव जंतु भी पाए जाते हैं, वो वाला जलीय बायोम कहलाएगा। उच्च प्रदेशीय, जिसे टुंड्रा प्रदेश भी कहते हैं, वहां पर पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे। सबसे पहले जलीय बायोम क्या है, इसमें देखिए जलीय बायोम क्या होता है, जिसमें समुद्र परितंत्र है, जिसमें महासागरीय। पहले तो हमने स्थलीय बायोम के बारे में अध्ययन किया था। अब जो जलीय बायोम है उसके अंदर जलीय परितंत्र, उसके अंदर समुद्र, महासागर आ जाएंगे, तटीय महासागरों के तट आ जाएंगे, ज्वार नदमुख आ जाएगा, और प्रवाल भित्ति, ये वाले परितंत्र। और ताजे जल भी आ जाएंगे, क्योंकि एक तो समुद्री जल खारा होता है, जो ताजा जल है उसमें क्या आएगा, झीलें, तालाब, सरिताएं यानी नदियां, कच्छ व दलदल, ये सारे ताजे जल के पारितंत्र हैं। अब देखिए, जैसे ये कार्य प्रणाली है, इसकी पारितंत्र की कार्य प्रणाली के विषय में अगर हम बताएं, इसमें 2 तरह के कारक पाए जाते हैं। एक तो है अजैविक कारक, जिसमें तापमान, वर्षा, सूर्य प्रकाश, आर्द्रता, भूमि की स्थिति, और इसके अलावा अजैविक अकार्बनिक तत्व जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन,
फास्फोरस, पोटाशियम, ये सारी चीज़ें ये सब पाए जाते हैं, कैल्शियम। तो जैविक, अजैविक या भौतिक कारक कहलाते हैं। जो जैविक कारक होते हैं उसके अंदर उत्पादक, प्राथमिक तथा तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक आते हैं, जिसके विषय मैंने तुम्हें कल भी बताया था। जो उत्पादक होते हैं वो क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, जिसे पेड़ पौधे कहा जाता है। और प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, जैसे शाकाहारी जंतु हैं, वो सारे प्राथमिक, इसमें वो वाले जीव जंतु आएंगे जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, जैसे हिरण, बकरी है। इसमें मानव भी आ सकता है। मानव को हम इसलिए नहीं लेते हैं कि सारे मानव शाकाहारी नहीं है, इसलिए उसको सर्वाहारी में लिया जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता, इसमें वो जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, बाघ, शेर, सांप आदि आते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के होते हैं, जैसे बाज, नेवला। और इसके अलावा अपघटक के मृतक जीवों पर निर्भर होना। अपघटक वो होते हैं जो मृतक जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कोआ, गिद्ध, ये सारे क्या है, ये मृतक जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं, उनके ऊपर क्रियाएं करते हैं, उन्हें अपघटित करते हैं और अपघटित करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम है। डायग्राम में ये सब चीज़ें बता रखी हैं, जैसे सूर्य की रोशनी से ये हरे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। ये तो आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में जानते ही होंगे कि इसके लिए सूर्य की रोशनी बहुत ज़रूरी है, सनलाइट होना बहुत ज़रूरी है। सनलाइट, वाटर, ठीक है। और पेड़ पौधों के अंदर पाए जाने वाला हरा पदार्थ जिसे क्लोरोफिल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पर्णहरित जिसे बोलते हैं, ये क्लोरोफिल और सनलाइट, वाटर, इसके साथ फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रोसेस चलती है, जिससे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। और इन पेड़ पौधों के ऊपर जो निर्भर है उसे हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। एरो आप देख सकते हैं, ये एरो इस तरफ शाकाहारी की तरफ जा रहा है क्योंकि वो पेड़ पौधों को खाते हैं। और उसके बाद मांसाहारी शाकाहारियों को खाते हैं। और उसके बाद तृतीयक जो शीर्ष मांसाहारी हैं, वो जो मांसाहारी जीव जंतु हैं उनको भी खाते हैं। अब ये तीनों जब उपभोक्ता जो हैं और उत्पादक जब ये मर जाते हैं, पेड़ पौधे भी गिर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो इनके ऊपर क्या होता है, मृतक अवशेष, जिन्हें हम अपघटक कहते हैं, जब ये मर जाते हैं, इनका मृतक अवशेष होता है, तो इनके ऊपर जो अपघटक निर्भर होते हैं, तो एरो देखो अपघटक के ऊपर आया है, ये चारों जब मृतक अवशेष बन जाते हैं तो इनके ऊपर अपघटक निर्भर होते हैं और इनका अपघटन करते हैं और अपघटन करके इन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। वापस ये सारी चीज़ें मिट्टी में मिल जाती हैं। जो चीज़ें इन्होंने खानी होती है खा लेते हैं, उन्हें काटते हैं और वो सारी चीज़ें वापस मिट्टी के अंदर मिल जाती हैं। और इस तरह से मिट्टी के अंदर से भी ये पोषक तत्व लेते हैं। जितने हरे हरे पेड़ पौधे हैं, देखिए ये मिट्टी को पोषक तत्व देते भी हैं, क्योंकि एरो देखो ऊपर भी जा रहा है, ये लेते भी हैं और देते भी हैं, क्योंकि मिट्टी से ही ये खाद लेते हैं। और जब ये ऊपर से पत्ते, इनके फूल पत्ते गिरते हैं, कोई चीज़ें इनकी गिरती हैं पेड़ पौधों की, वो मिट्टी में मिल जाती हैं, उससे मिट्टी के अंदर पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो एरो दोनों तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। हरित जो पादप है, ये मिट्टी से पोषक तत्व लेते भी हैं और देते भी हैं। इस तरह से ये आप डायग्राम बड़े ध्यान से इसे समझो, ये भी आप बनाना आपको हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन के साथ अगर पूछा जाए कि ये क्वेश्चन है कि जैविक और अजैविक घटक कौन कौन से होते, कारक कौन से होते हैं, तो उसके विषय में जब आपको पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन के साथ डायग्राम का होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ तक चैप्टर मैं आज आपको करवा रही हूँ। इसके आगे का जो चैप्टर बाकी बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।